समय पहले एक गांव में रत्नदीप और रानी नामक पति पत्नी रहते थे। रत्नदीप खुद के होटल में डोसा तैयार करके बेचता था। वो डोसा बनाता था और उसकी पत्नी सबको वो परोस के उनसे पैसे लेती थी। रत्नदीप सिर्फ स्वादिष्ट डोसा ही नहीं बनाता था, बल्कि उन्हें बहुत ही कम दाम पे बेचता था। इस कारण गांव के सारे लोग उसी के पास आके डोसा खरीद के खाते थे। वो एक अच्छा इंसान था और सबकी मदद करता था, लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। उस गांव में उसके हाथ का अंडा डोसा बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उसकी ही तरह और कोई अंडा डोसा नहीं बना पाता था। इतना ही नहीं, उस डोसा को कम दाम पे बेचने पर सभी वही आते थे। उसकी पत्नी को डोसा को कम दाम पे बेचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इतना ही नहीं, गांव में कोई भी उसके पति की तरह डोसा नहीं बना पाएगा, इस बात का उसे बहुत गर्व था। एक दिन जब रत्नदीप डोसा बना रहा था, उसे कुछ दूरी में एक बूढ़ा आदमी बैठे हुए और कांपते हुए दिखाई देता है। अरे रे, दिखने में बहुत बूढ़ा है, पता नहीं कि उन्होंने कुछ खाया भी। ऐसे सोचकर उनके पास जाता है। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, चलने की ताकत नहीं होने के कारण यहाँ थोड़ी देर रुक के जाने के लिए बैठा हूँ। आपको देख के लग रहा है कि आपने शायद कुछ नहीं खाया। मेरे साथ आइए, बगल में ही मेरा होटल है, कुछ खा के जाइए। मगर मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, होटल मेरा ही है, आप बस मेरे साथ आओ। ऐसे कह के उस बूढ़े आदमी को उसके साथ अपने होटल लेके बिठाता है। वो गरम गरम डोसा बना के उसके पत्नी को उनको परोसने के लिए कहता है। उसकी पत्नी को वो करना अच्छा नहीं लगने के बावजूद उस बूढ़े आदमी को डोसा परोसती है। भूखा रहने के कारण वो बूढ़ा आदमी डोसा को जल्दी जल्दी खा लेता है। उस आदमी को ऐसे खाते हुए देख रत्नदीप उसके लिए पानी लेके आता है। मेरे भूखे पेट को तुमने भरा है, इसके बदले में मैं मेरे पास की छोटा सा तोहफा तुम्हें देना चाहता हूँ बेटा। आपको कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, मेरे खुशी के लिए तो स्वीकार करो बेटा। ऐसे बोल के वो बूढ़ा आदमी उनको डोसा बनाने के लिए एक तवा देके वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है, क्यों जी, पहले तो आप सबको कम दाम में डोसा बेच रहे हैं और ऊपर से आप रास्ते में जाते हुए अनजान लोगों को बुला के उन्हें मुफ्त में खिला के भेज रहे हो। इससे क्या कोई लाभ है? ऐसे डोसा बनाने से हमारे पास कुछ नहीं बच रहा। अब हमारा इतना कठिन स्थिति भी नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है ना। जितना है उतने में दूसरों का सहायता करते हुए खुश रहना चाहिए। अपने पति के बातें सुनकर रानी गुस्से में वहां से चले जाती है। जितनी भी बार कहूं इनसे, ये नहीं बदलेंगे, सबकी सहायता करते ही रहते हैं। अगर मैं उनको बताए बिना डोसा का दाम बढ़ाऊंगी, तभी हमारे पास कुछ तो पैसे बचेंगे। ऐसे फैसला करके अपने पति को बताए बिना दाम बढ़ाती है। आम डोसा 15 रुपए का और अंडा डोसा 25 रुपए का। ऐसे होटल को आए हुए लोगों को बोलती है, आपके होटल में स्वादिष्ट खाना बनने के अलावा कम दाम पर मिलने के कारण ही हम सब आपके पास आते हैं, मगर अब आप ऐसे दाम अचानक बढ़ाते हैं तो कैसे होगा? अरे, आपको डोसा चाहिए तो खाइए, वरना नहीं। मेरे पति की तरह अगर कोई और इस गांव में स्वादिष्ट डोसा बनाता है तो उसी के पास जाके डोसा खाओ। ऐसे कठिन तरीके से कहती है। दाम बढ़ाने के बावजूद खाने के लिए सभी उसी होटल को आते हैं। कुछ दिन बाद पैसे बचते हैं और ये देख रानी बहुत खुश होती है। मेरे दाम बढ़ाने के बावजूद अगर लोग इसी होटल में खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है
कि मैं दाम और थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। आज से अंडा डोसा 50 रुपए और आम डोसा 25 रुपए का है। ऐसे होटल को आए हुए सबको बोलती है। अरे, आपके होटल के डोसा चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, ऐसे दाम बढ़ाते जाओगे तो लोग कैसे खरीद पाएंगे? अरे, आपको अगर चाहिए तो इधर आके खाइए, वरना चले जाइए। ऐसे अभिमानी स्वभाव से कहने के कारण वो आदमी उसके सामने से ही दूसरे होटल को चला जाता है। उसको देख बाकी लोग भी चले जाते हैं। तब से सब उनके होटल को आना ही बंद कर देते हैं। रानी, क्या हुआ? कुछ दिनों से कोई भी होटल को नहीं आ रहा। हम्म, हमारे जैसे और दूसरा कोई भी डोसा नहीं बना सकेगा, इसीलिए कभी ना कभी उन सबको लौट के आना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी की लालच के बारे में तो मुझे पता ही है। या तो उसने होटल को आए हुए लोगों को कुछ कहा होगा, या फिर क्या मुझे बताए बिना उसने दाम बढ़ा दिया होगा। ऐसे सोच के कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। ऐसे बहुत दिन बीतने के बाद सभी उसके होटल के बजाय उसके सामने के होटल को जाते हैं। मेरे लालची स्वभाव के वजह से ही मैंने दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और अभी सारे लोग हमारे होटल के बजाय सामने वाले होटल को जा रहे हैं। ऐसे सोचकर दुखी होती है। उसको ऐसे दुखी देख उसका पति उसके पास आकर पूछता है, कम से कम अब तो सच बोलो, लोग हमारे होटल क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे पूछने पर रानी अपने पति को सब सच बता देती है। देखा तुमने, तुम्हारे लालच की वजह से हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। कम से कम तुम्हारा स्वभाव अब बदलो और हमेशा की तरह वही दाम लगाओ, तभी हमारे पास सारे ग्राहक आ जाएंगे। आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। अब सब आप ही की मर्जी। रत्नदीप अगले दिन से उसी दाम पे डोसा बना के बेचने लगता है। आम डोसा सिर्फ 10 रुपए का और अंडा डोसा सिर्फ 15 रुपए का। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उसके सारे ग्राहक सामने के होटल से उसके होटल वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में वापस होटल भीड़ित रहने के कारण डोसा बनाने में देर लगता है। इसीलिए रत्नदीप फैसला करता है कि एक और तवा खरीदने की आवश्यकता है। अरे हाँ, उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ तवा तो है ही। ऐसे सोच के अंदर जाके उस तवे को बाहर लेके आता है। उसमें एक डोसा बनाते ही वो एक डोसा बहुत सारा डोसा बन जाता है और ये देख वो आश्चर्यचकित रह जाता है। हाँ, ये क्या माया है? रानी, रानी, एक बार इधर आओ। हाँ जी, क्या हुआ? ये देखो तो सही। ऐसे उसके भी सामने उस तवे पे डोसा बनाता है और तुरंत वो कई डोसा बन जाना देख वो भी दंग रह जाती है। ये कौन सा जादू है जी? एक डोसा कई डोसा में बदल रही है। तुम्हें वो बूढ़ा आदमी याद है? उसी का दिया हुआ तवा है ये। और तुमने उस दिन उनको डोसा मुफ्त में देने के कारण गुस्सा किया था। ये सब आपकी सहायता करने के वजह से ही मुमकिन हुआ है जी। ऐसे उस दिन से अंडा डोसा को कम दाम पे बेच के बचे हुए डोसा को गरीब लोगों को मुफ्त में दे के पति पत्नी दोनों खुशी से जीने लगते हैं। डब्बा वाला। विष्णुपुर नामक एक गांव में अमित नामक एक डब्बा वाला अपने परिवार के साथ रहता था। अमित एक बहुत ही साधारण परिवार का आदमी था। उसकी पत्नी हिमा सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे जमा करती थी और उनके बेटा अमर पढ़ाई करता था। अमित घर का सारा खर्चा डब्बे वितरण करके जो पैसे मिलते थे उससे चला लेता था। अमित हर दिन सुबह 8 बजे उठ के अपनी साइकिल पे शुरू होके घर घर को जाके नाश्ते के डिब्बे इकट्ठा करता था और उन डिब्बे में से कुछ पाठशाला में, कुछ कारखानों में समय पर पहुंचाता था। ऐसे ही
हर दिन बहुत डब्बे वितरण करके डब्बे के 10 रुपए लेता था। आए हुए पैसों के साथ अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। अमित जिस स्कूल में डब्बे पहुंचाता था, उसी स्कूल में उसका बेटा अमर पढ़ता था। उसके पिता का हर दिन ऐसे धूप और बारिश में साइकिल चलाना, पसीने में मेहनत करना अमर को बहुत दुख देता था। ऐसे जब एक दिन अमित घर पे था, तो अमर ने समय देखकर, पिताजी, मुझे आपसे बात करना है। हाँ बोलो बेटा, कैसे पढ़ रहे हो तुम? मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ पापा, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। पापा, आप मेरे लिए और मेरे स्कूल के फीस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसे धूप और बारिश में बहुत दूर के किलोमीटर साइकिल चलाते हुए डब्बे पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेहनत के बिना पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? भविष्य में तुझे एक बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। मेरी तरह ऐसे छोटे काम नहीं करना है तुम्हें, और पसंद करे तो सब कुछ अच्छा लगता है बेटा। पिताजी की बातें सुनकर अमर सोचता है कि वो सारी बातें सच हैं, पर फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती है और अपने पिता को ऐसे मेहनत करना देख नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि इन सब का हल सिर्फ उसका अच्छा पढ़ना ही होगा। इसीलिए वो दिन रात मेहनत से पढ़ाई करता है। ऐसे पढ़ाई करते वक्त अमर को अपने पिता का काम आसान करने के लिए एक उपाय सूझता है। तुरंत वो उसके विचार सारे एक पेपर पे लिखता है। अगले दिन अमर अपने पिता के घर होते समय देख अपने विचार सारे उनसे कहता है, पापा, आपके ही काम में मेहनत के बिना आपके साथ ज्यादा लोग काम करते हुए अब की आपकी आमदनी से भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, और इसमें आपको निवेश रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम? व्यापार चलाने की क्षमता हम में नहीं है। जाओ, जाके पढ़ो बेटा। ये क्या बात हुई जी? पहले सुनो तो सही कि वो क्या कहना चाहता है। अगर वो ये कह रहा है कि निवेश के बिना ज्यादा पैसे कमाने का उपाय है, और वो भी इतने छोटे उम्र में, आपको तो खुश होना चाहिए ना। मेरी बात तो सुनिए पिताजी, सच्ची में ये मुमकिन है। ठीक है, बोलो, मैं भी अब तो जानू ये कैसे मुमकिन है। और ऐसे अमर अपने पिता को उसके विचार बताना शुरू करता है। पापा, हमारे गांव में कुल मिला के 350 परिवार है। आपके गिनती के अनुसार डब्बा देने वालों के परिवार में कारखानों में काम करने वाले, सरकारी कार्यालय में काम करने वाले, स्कूल और कॉलेज जाने वाले होंगे। इसीलिए उन सारी जगहों में मैं अपने दोस्तों के साथ नौकरी का मौका है, इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। निम्नलिखित पता पे आके अपना नाम और बाकी विवरण दे के नौकरी तुरंत शुरू कर सकते हैं। ऐसे पेपर में लिख के दीवारों पे चिपकाएंगे। उसके बाद जितने भी लोग आते हैं उन सबको यही काम समान रूप से विभाजित करेंगे। महीने के अंत में आए हुए पैसों में आधा हम उनको दे देंगे और आधा हम रख लेंगे। ठीक है, तुम्हारे गिनती तो मुझे समझ नहीं आ रहे, पर इसे हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे। पढ़ाई का ज्ञान तुम्हारा है बेटा, और जिम्मेदारी का डर है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा सोच गलत है। तुम जाके तुम्हारे दोस्तों के साथ दीवारों पे नौकरी का अवसर के पेपर चिपकाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। ऐसे कहकर अमित वहां से चला जाता है। अपने पिता का दिया हुआ अवसर देख अमर अपने दोस्तों के साथ स्कूल, सरकारी कार्यालय, कारखाने, कॉलेज जैसे जगहों के बाहर उन पत्रिकों को चिपकाता है। और इतना ही नहीं, वहां पे लोगों को भी उसने बताया कि उसके पिता ने एक नया व्यापार शुरू किया और उसमें नौकरी का अवसर है। सभी को अमित के व्यक्तित्व के बारे में सालों से पता है, क्योंकि वे डब्बा वाले की तरह सालों से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए गांव के लोग उसके पास काम करने के लिए सहमत होते हैं। नौकरी के बारे में विज्ञापन करने के कुछ ही दिनों में 60 लोग अमित के घर नौकरी के लिए आते हैं। आए हुए 60 लोगों को
5 अलग अलग भाग के जगहों के लिए विभाजन करते हैं। 12 लोग कारखानों के लिए, 12 सरकारी कार्यालय के लिए, 24 लोग स्कूल और कॉलेज के लिए और 12 को बाकी जगहों के लिए विभाजन करते हैं। इन सबको डब्बे इकट्ठा करके उन्हें उनके जगहों पे पहुंचाना था और सब काम पे लग जाते हैं उनके साइकिल पे। पहले महीने बाद डब्बा बेचने वाले परिवार उनको उनके महीने का पैसा 600 दे देते हैं। ऐसे 175 परिवार 600 रुपए महीने को भरने के बाद अमर के पिता के पास 1,05,000 रुपए आते हैं। 1,05,000 रुपए? उसमें से आधा तो हमारे साथ काम के कर्मचारियों को देने में ही जाएगा। फिर भी 52,500 रुपए तो बच जाते हैं। मेरा बेटा तो हीरो है। अमित ऐसे बहुत ही कम समय में एक अमीर व्यापारी बन जाता है। अमित के जीत का गांव के सारे लोग अभिनंदन करके उसका सत्कार करते हैं। पर उस समय पर अमित कहता है कि सत्कार उसे नहीं बल्कि उसके बेटे का करना चाहिए। इस जीत के पीछे मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा है। 16 साल के मेरे बेटे से मेरी मेहनत और पसीना देखा नहीं जा रहा था और उसने तब इस व्यापार के बारे में सोचा। मेरे पास आके उसने इस उपाय के बारे में कहा। पढ़ा लिखा ना होने के कारण मुझे तो ये सब समझ में नहीं आया, पर उसने हार नहीं मानी और मुझे इस व्यापार के बारे में सब कुछ समझाया। नौकरी के अवसर के बारे में सबको बताया और मुझे यहाँ तक ले आया। मेरा बेटा ही असली हीरो है। ऐसे कहकर अमर का सत्कार करता है अमित। तो इस कहानी का नैतिक अच्छे विचार सोचने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर अपने मन में कुछ ठान ले और कृषि करे तो सफलता जरूर मिलेगी। दूध वाला। बिकनूर नामक एक नगर में रहता था एक राजा चंद्रसेना। उसका मंत्री कबीर सिंह उसके दूध का कारोबार संभालता था। उन्होंने बहुत सारे स्वस्थ गायों को पाला जो अच्छा और गाढ़ा दूध देते थे। ये दूध सारे गांव में बेचा जाता था। कबीर सिंह खुद सब कुछ संभालता था। कबीर सिंह की पीढ़ी भी महाराजा के लिए काम करते आ रहे थे और इस वजह से चंद्रसेना उसका बहुत आदर करते थे। कबीर सिंह ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया। सारे गांव में उसका अच्छा नाम था। हर रोज कबीर सिंह खेत पर जाता था। उसने बहुत लोगों को काम पे रखा गायों की देखभाल के लिए, ताकि वे अच्छे से खाए और सेहतमंद रहे। गायों को घास चराने के लिए वह दिन में कम से कम 2 बार भेजता था। दूध निकालने के बाद वह 10 दूध वालों को देता था ताकि वह गांव में जाकर बेच दे। दूध वाले कबीर सिंह को पैसे देते थे और कबीर जाकर चंद्रसेना को। चंद्रसेना ने देखा कि कैसे कबीर ईमानदारी से काम करता था और उस पे पूरा भरोसा रखा। महाराज कबीर के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और कबीर राजा के बारे में भी अपने बहनों को बताया करता था। एक दिन जब कबीर घर वापस आया तो उसने अपने बहनों को बहुत गुस्से में और परेशानी में देखा। क्या बात है, तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? हम तीनों की उम्र हो गई है शादी के लिए, पर क्या फायदा, शादी के लिए पैसे ही नहीं है। कपड़े और गहनों को छोड़ो, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे काफी नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, अगर इससे भी खुश नहीं हो
तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो रही है। आप तो महाराजा के मंत्री हो ना, पर आप अपनी आमदनी किसी भी जरूरतमंद को दे देते हो। और आप दूध का कारोबार भी संभाल रहे हो ना अकेले, उसमें भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों? शायद हमारी कोई फिक्र नहीं है इसीलिए। तीनों बहनें रोने लगी और कबीर को बहुत बुरा लगा। अब तुम सब मत रो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा। वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दूध का सारा कारोबार संभालते हो ना। अगर आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बेचोगे तो आप ज्यादा बेच पाओगे। हाँ, और अधिक दूध से आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। पर ये तो धोखा हुआ, मैं राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कबीर सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया था, पर उसकी बहनों ने उसको भावुक करके जैसे तैसे उससे ये काम करवा ही दिया। कबीर सिंह अक्सर कमाए गए पैसे राजा को देता था और बाकी के पैसे अपनी बहनों को देने लगा। मुझे ऐसा करना नहीं पसंद, ये आखिरी बार है। इसके बाद मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोलना। कबीर की बातें सुनकर बहनों ने उसको पैसे वापस किए और घर छोड़कर जाने का नाटक करने लगी। कबीर के पूछने पर तीनों ने धमकी दी कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे। मजबूर होकर कबीर को उनकी बात माननी ही पड़ी। कमाए गए पैसे राजा को देकर अधिक पैसे अपनी बहनों को देने लगा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही समय में कबीर की बहनें नए नए साड़ियां और गहने खरीदने लगे और अच्छा खासा खाने भी लगे। उनकी जिंदगी ही बदल गई। घर पर बैठे बिना तीनों सज धज के बाहर घूमने लगे, सबके आगे दिखावा करने के लिए। गांव के सारे लोग हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। ये तीन बहनें कबीर की कमाई को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए। पर कबीर सिंह के पास इतने पैसे आए कहां से? सब लोग कबीर के बारे में बातें करने लगे और बाकी के मंत्री कबीर की कमाई पर ईर्ष्या करने लगे, तो इस बात पर जांच करना शुरू कर दिए। जल्द उनको सच पता चल गया कि वह दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था। 70% राजा को देकर बाकी के 30% अपनी जेब में डाल रहा था। खेत के कारीगरों से मंत्रियों ने ये बात का पता लगाया। सारे मंत्री गए राजा के पास और उनको पूरा सच बता दिया। अब क्योंकि राजा को कबीर से बहुत लगाव था, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कबीर को दंड देने का। तीनों बहनें आए कैद खाने अपने भाई को देखने के लिए और उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी ही वजह से उनका भाई आज जेल में बंद पड़ा है। बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों गए महाराजा के पास और उनको सब सच बताया कि असल में ये सब उन तीनों की ही गलती है और कबीर दोषी नहीं है। उन्होंने राजा से भीख मांगी कबीर को छोड़ने के लिए। जब राजा ने ये सब सुना तो उन्होंने तीनों बहनों को भी कबीर के साथ कैद खाने में ही डाल दिया।